हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस लेक्चर में हम क्लास 12th इलेक्ट्रोस्टैटिक का फर्स्ट चैप्टर का गाउस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन स्टडी करेंगे। तो गाउस थ्योरम पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक्स डेफिनेशंस पता होनी चाहिए। जैसे मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, नंबर वन इज एरिया वेक्टर। इन जनरली हमें ये तो पता है कि एरिया जो है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, कि एरिया का डायरेक्शन नहीं है। तो लेकिन कई बार कुछ प्रॉब्लम्स में हमें एरिया को वेक्टर्स कंसीडर करना पड़ता है, एरिया को हम वेक्टर मान के चलते हैं कुछ केसेस में। लेट अस सपोज मेरे पास ये बोर्ड है, ठीक है, इसका डायरेक्शन कहाँ है? सामने की तरफ, ठीक है। मैं ऐसे खड़ा हूँ तो मेरा डायरेक्शन कहाँ है? सामने की तरफ। लेट अस सपोज मेरे पास ये बॉक्स है, तो अगर मैं आपसे पूछूं इस बॉक्स का डायरेक्शन कहाँ है, हम इस बॉक्स का डायरेक्शन नहीं बता सकते। क्यों? हमें ये नहीं पूछा गया कि हम इस वाली साइड की बात कर रहे हैं, इस वाली साइड की बात कर रहे हैं, या फिर इस फेस की बात कर रहे हैं, या इस फेस की बात कर रहे हैं। तो हमें थोड़ा कन्फ्यूज़न रहता है। इस बॉक्स का एरिया जो है उसका डायरेक्शन नहीं पता है, लेकिन अगर मैं इसका छोटा पार्ट ले लूँ, इसका जो स्मॉलर पार्ट होगा, तो मैं उसका डायरेक्शन बता सकता हूँ। लेट अस सपोज ये जो फेस है, ये इसमें मैंने ये डॉट डाल दिया, ये ब्लैक कलर का डॉट, तो इसका डायरेक्शन कहाँ है? सामने की तरफ। ऐसे रखूँगा तो क्या होगा? इसका डायरेक्शन होगा उस तरफ। डायरेक्शन हमेशा एरिया का परपेंडिकुलर टू द सरफेस लेना है, ठीक है। डायरेक्शन हमेशा क्या होती है? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो स्मॉलर पार्ट्स में आप ये वाला एरिया कंसीडर करेंगे तो इसका डायरेक्शन कहाँ होगा? आउटवर्ड। टॉप वाले का डायरेक्शन कहाँ है? इस तरफ। बॉटम का डायरेक्शन कहाँ है? इस तरफ। फ्रंट फेस का डायरेक्शन कहाँ है? सामने की तरफ। इस वाले फेस का डायरेक्शन कहाँ है? इस तरफ। तो जब आप एरिया को स्मॉल पीसीस में डिवाइड करते हैं तो हम उसका डायरेक्शन बता सकते हैं। वही यहाँ लिखूंगा, एरिया वेक्टर। देखो, in general area is a scalar quantity, but in some cases it is considered as a vector। लेकिन कुछ केसेस में इसको हम वेक्टर कंसिडर करते हैं। तो वेक्टर कब किया जाएगा? जब स्मॉल एरिया होगा, दैट इज स्मॉल एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब मैं बोलूं पूरे रूम का डायरेक्शन कहाँ है, हम नहीं प्रेडिक्ट कर सकते। हाँ, अगर मैं बताऊं फ्लोर का डायरेक्शन कहाँ है? अपवर्ड, ठीक है। वॉल्स का डायरेक्शन का होगा, ये वॉल है, लेट अस सपोज, इसका डायरेक्शन का होगा सामने की तरफ। उस तरफ कोई वॉल है, उसका डायरेक्शन होगा इस तरफ। उस वाली वॉल का डायरेक्शन होगा इस तरफ। तो स्मॉल एरिया का आप डायरेक्शन बता सकते हो, टोटल एरिया का डायरेक्शन प्रेडिक्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। देखिए, लेट अस सपोज मेरे पास एक टोटल सरफेस है एस, उसका जो भी स्मॉल सरफेस होगा, स्मॉल सरफेस मतलब ये मेरे पास टोटल सरफेस आ गई एस, इसका स्मॉल ये सरफेस ले लो, ये जिसको ds बोलेंगे, तो इसका डायरेक्शन होगा हमेशा आउटवर्ड। तो ये जो ds है, इसका डायरेक्शन कहाँ होगा? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो मैं स्मॉल एरिया को वेक्टर की फॉर्म में लिख सकता हूँ। इसमें हम क्या करते हैं, जो मैग्नीट्यूड होता है उसको यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये आ गया स्मॉल एरिया को वेक्टर की फॉर्म में लिखने का तरीका। इसमें जो डायरेक्शन होगा ds का, वो परपेंडिकुलर होगा सरफेस के, ठीक है जी। जो ds का डायरेक्शन है वो सरफेस के क्या माना जाता है? हमेशा परपेंडिकुलर। अब देखते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है कि कितनी नंबर ऑफ लाइंस किसी सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स किसी सरफेस से
नॉर्मली पास हो रही हैं। तो ये जो नंबर हमारे पास आएगा उसी को बोलेंगे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, डेफिनेशन लिख देता हूँ। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ force that normally passes through a given surface। जो भी हमारे पास सरफेस होगा उसमें से कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास होके जा रही हैं, लेकिन नॉर्मली मतलब परपेंडिकुलरली। देखिए, लेट अस सपोज मैं कंसीडर करता हूं ये सरफेस, ये ठीक है, ये आ गया टोटल सरफेस। ठीक, अब मैंने देखना है इसमें से ये आ गई इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ये अब मैंने देखना है इस सरफेस में से नॉर्मली कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉस करके जा रही हैं। तो इसके अंदर अगर मैं छोटी सरफेस ये ड्रा कर लूँ, इसको नाम दे दूँ ds, ठीक है, तो इसका डायरेक्शन कहाँ होगा, आउटवर्ड, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो ds का डायरेक्शन माना जाएगा इस तरफ, परपेंडिकुलर टू प्लेन, और ये इसी तरफ E का भी डायरेक्शन है भाई, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का और ds का अगर डायरेक्शन सेम है तो इस केस में मैथमेटिकली जो मेरा फ्लक्स होगा, इस केस में जो मेरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो होगा टोटल क्लोज सरफेस से लेना, ठीक है ना, वो किसके इक्वल होगा, ई डी एस के इक्वल। ठीक है, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करके इसका मैग्नीट्यूड निकालूं तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, ई डी एस कॉस 0 डिग्री विच इज इक्वल टू ई डी एस कॉस 0, कितना हो गया हमारे पास 1, तो ई डी एस, तो मेरा फ्लक्स हो जाएगा यहाँ पे ई डी एस के इक्वल। ठीक है जी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब देखो, नॉर्मली मैंने बोला था तो यहाँ पे इस ds का एंगल इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स मैंने 90 डिग्री का कंसीडर, हाँ ये जो एंगल है ये 90 डिग्री कंसीडर किया। ठीक है, अब यहाँ पे E का डायरेक्शन और ds का डायरेक्शन सेम था, तो E और ds का जो एंगल था वो था 0 डिग्री, तो इस केस में मेरा फ्लक्स ये आया। अब देखिए केस नंबर 2, लेट अस सपोज ये मेरे पास गिवन सरफेस आ गई, ठीक है, ये मेरे पास स्मॉल एरिया आ गया ds, ठीक है, इसका डायरेक्शन होगा सामने की तरफ, ds का तो डायरेक्शन इधर कंसीडर किया जाएगा। लेट अस सपोज अब जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं वो कुछ एंगल पे जा रही है, ऐसे इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जा रही हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का जो एंगल है ये, अब ये यहां पे ds के साथ कितना हो गया, थीटा, कितना हो गया, थीटा। अब मैं क्या करूंगा, अब E का कंपोनेंट लूंगा। देखो, E का एक कंपोनेंट आएगा इस डायरेक्शन में, एक कंपोनेंट आएगा इस डायरेक्शन में, तो मुझे लेना है नॉर्मल कंपोनेंट। क्या लेना है, क्योंकि नॉर्मली लेना है ना, तो अगर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नॉर्मली पास नहीं हो रही, कुछ एंगल पे पास हो रही है, तो फिर नॉर्मल कंपोनेंट लेना है। तो उस टाइम मैं ये एंगल लूंगा थीटा। अब मेरा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो किसके इक्वल होगा, ई डी एस। ठीक है, तो अब E और ds का कुछ एंगल आ गया, कॉस, देखो E के साथ लिख रहा हूं मैं कॉस थीटा, तो E का कौन सा कंपोनेंट लिया मैंने, कॉस थीटा वाला कंपोनेंट, तो कॉस थीटा कंपोनेंट इस तरफ होगा, E कॉस थीटा का डायरेक्शन इस तरफ होगा, वो E साइन थीटा का कंपोनेंट अपवर्ड होगा। तो मुझे लेना है नॉर्मल कंपोनेंट, तो E का नॉर्मल कंपोनेंट होगा E कॉस थीटा, तो मैं E की जगह लिख दूंगा E कॉस थीटा, साथ में यहाँ पे ds। इसी चीज को आप ऐसे लिखते हैं कई बार नोट्स में, ई डी एस कॉस थीटा। अब थीटा 45 डालो, 60 डिग्री डालो, कुछ भी डालो, तो अब मेरा फ्लक्स कितना आया, ई डी एस कॉस थीटा। तो अगर E और ds का डायरेक्शन सेम है तो आप लिखेंगे ई डी एस। अगर E और ds का एंगल कुछ बन रहा है तो आप E का कंपोनेंट लेंगे, नॉर्मल कंपोनेंट, वो कौन सा है यहाँ पे, E cos थीटा। नेक्स्ट
अब देखिए, अब जो फ्लक्स है, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये है जी स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी है? ये स्केलर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स दैट नॉर्मली पासिस थ्रू अ गिवन सरफेस। तो नंबर क्या होता है? हमेशा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस, कितनी लाइंस गुजर के जा रही हैं, हमें इससे मतलब है। तो कितनी लाइन जा रही है, 100 जा रही है, 200 जा रही है, 300 जा रही है, इसी को फ्लक्स बोलते हैं। तो भाई नंबर तो हमेशा स्केलर होता है, तो इट मीन्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है हमारा, वो कौन सी क्वांटिटी हुई? स्केलर क्वांटिटी। तो अब करते हैं इसके एसआई यूनिट। देखिए एसआई यूनिट हम डिराइव कर लेते हैं। देखिए एसआई यूनिट इसके आएंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। देखिए कैसे आए, अगर डेरिवेशन चाहते हैं तो यहाँ देखिए, तो हमने लिखा ई डी एस, ठीक है, ये मेरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया, ठीक है, ऊपर वेक्टर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ई क्या होता है? फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज। डी एस इज अ एरिया, एरिया के क्या होते हैं? मीटर स्क्वायर, क्योंकि डी एस क्या? एरिया, एरिया कैसा यूनिट? मीटर स्क्वायर। तो देखिए फोर्स कैसा यूनिट क्या होते हैं? न्यूटन, चार्ज के कूलम, एरिया के मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये कूलम ऊपर जाएगा तो पर कूलम। तो डिराइव भी कर सकते हैं हम एसआई यूनिट इलेक्ट्रिक फ्लक्स के। तो नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास गॉसियन सरफेस। देखिए गॉसियन सरफेस क्या होती है? देखो, अगर मुझे किसी क्लोज सरफेस का फ्लक्स कैलकुलेट करना है, चार्ज के अराउंड मैं एक इमेजिनरी सरफेस मान के चलूंगा, जिसे हम कहेंगे गॉसियन सरफेस। देखो किसी भी क्लोज सरफेस का फ्लक्स अगर निकालना हो तो गॉस ने हमें सजेस्ट किया गॉसियन सरफेस। क्या किया? गॉस ने गॉसियन सरफेस के बारे में हमें जानकारी दी, जिसके अंदर चार्ज प्लेस किया जाता है। लेट अस सपोज मेरे पास ये पॉजिटिव चार्ज है। अब इसके अराउंड में एक ये सरफेस स्फेरिकल ड्रा कर लेता हूँ, इस सरफेस का नाम होगा गॉसियन सरफेस। अब इस सरफेस में से कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉस करके जा रही हैं, इसका फ्लक्स होगा। अगर मैं ये वाली सरफेस लेता हूँ, ये ds लेता हूँ, तो फिर इस चार्ज का यहाँ से कितना फ्लक्स, कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉस करके जा रही हैं, मैं वो कैलकुलेट कर सकता हूँ। ये अगर मैं सरफेस लेता हूँ तो यहाँ से भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आउटवर्ड क्रॉस करके जा रही हैं इसको। अब देखो ये जो गॉसियन सरफेस है, ये इमेजिनरी सरफेस हमने ड्रा की चार्ज के अराउंड फ्लक्स को कैलकुलेट करने के लिए। तो इस गॉसियन सरफेस को अगर मैं छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दूं तो मैं सबका फ्लक्स कैलकुलेट कर सकता हूँ ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के डेफिनेशन के थ्रू। तो वो सारी छोटी छोटी सरफेसेस को अगर मैं प्लस करूंगा, टोटल करूंगा, इंटीग्रेट करूंगा, तो मुझे टोटल फ्लक्स मिल जाएगा। तो ये जो इमेजिनरी सरफेस हमने ड्रा की, इसी सरफेस का नाम क्या होता है? गॉसियन सरफेस। ठीक है जी। अभी ऐसा भी हो सकता है, अगर मेरे पास लाइन चार्ज होगा स्ट्रेट में ऐसे, फिर मेरी गॉसियन सरफेस होगी इस तरीके से, ठीक है। अब इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो होगा आउटवर्ड। क्या होगा? आउटवर्ड, जस्ट लाइक बॉटल ब्रश की तरह, ठीक है ना, इस तरीके से आउटवर्ड। तो मैं गॉसियन सरफेस ये भी ड्रा कर सकता हूँ, जितनी मर्जी गॉसियन सरफेस ड्रा कर लो भाई सिलेंड्रिकल फॉर्म में। तो चार्ज को इनक्लोज करना है किसी इमेजिनरी सरफेस के अंदर, ताकि हम उसका टोटल फ्लक्स कैलकुलेट कर पाएँ। वो जो इमेजिनरी सरफेस हम कंसीडर करते हैं, जिसके अंदर हमने चार्ज प्लेस किया होता है, उस सरफेस का नाम होता है गॉसियन सरफेस। देखिए अब हमारा नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गॉसेस लॉ। भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये क्या कहता है कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, टोटल बोला है, टोटल मतलब इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं किसी क्लोज सरफेस से, ठीक है। अगर कोई मेरे पास क्लोज सरफेस है फ्री स्पेस के अंदर, उसके अंदर मैंने चार्ज प्लेस किया हुआ है, तो उसकी वजह से जो टोटल फ्लक्स होगा वो होगा Q बाय एप्सिलॉन नॉट के इक्वल। मतलब टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो उस चार्ज का उसके सराउंडिंग में जो क्रिएट होगा वो बराबर होगा 1/ε0 टाइम्स, ये परमिटिविटी आ गई फ्री स्पेस की, उसको मल्टीप्लाई कर दो आपने चार्ज कितना उसके अंदर प्लेस किया है। अगर आप 1/ε0 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल जाएगा, ठीक है। ये गॉसेस लॉ आ गया, ठीक है। अब इसका प्रूफ करेंगे हम। तो प्रूफ में क्या करेंगे, मान लो मेरे पास ये चार्ज है Q चार्ज, ठीक है। इसके अराउंड मैं एक गॉसियन सरफेस स्फेरिकल ड्रा कर लेता हूं, ठीक है। ये मैंने गॉसियन सरफेस ड्रा कर ली, ठीक है, स्फेरिकल।
और इसका रेडियस हो गया मेरे पास r, कितना जी, r। अब मैं क्या करूं, मुझे तो फ्लक्स कैलकुलेट करना है, तो फ्लक्स कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, तो पहले तो हमें सबसे छोटी स्पेस इसकी सरफेस लेनी पड़ेगी। मान लो मैं ये सरफेस का पहले फ्लक्स कैलकुलेट करता हूं, ठीक है। ये मेरे पास सरफेस आ गई ds, ये क्या आ गई ds, लेकिन इस ds का डायरेक्शन कहाँ है, आउटवर्ड, क्योंकि मैंने अभी बोला कि स्मॉल एरिया जो है वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो अब इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बाहर जा रही हैं, यहां से बाहर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी तो जा रही हैं आउटवर्ड, तो उनका डायरेक्शन भी कहाँ होगा, आउटवर्ड, सेंटर से आउटवर्ड। अब इस केस में एक चीज देखने वाली है, ई और डी एस का डायरेक्शन क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। ई और डी एस का डायरेक्शन सेम आ रहा है, तो कास कितना होगा, 0 डिग्री। पहली चीज तो ये यहाँ पे क्लियर हो गई। तो ये जो मैंने सर्कल सफेद ड्रा किया, ये गाजिन सरफेस है, इसका रेडियस कितना है, आर। सबसे पहले हमें ये यहाँ लिख लेना है, देखो, कंसीडर अ सफेयर, या गाजियन सफेयर भी लिख सकते हो, गाजियन सफेयर in which charge Q is placed at center। इसके सेंटर में मैंने क्या कर दिया, एक चार्ज प्लेस कर दिया, ठीक है, सेंटर में चार्ज प्लेस कर दिया। हैविंग, ये जो गाजियन सरफेस है इसका रेडियस कितना है, आर, इसका रेडियस आ गया जी आर। तो अब ये जो इस सफेयर के ऊपर स्मॉल सरफेस मैंने ds ली, तो यहाँ से फ्लक्स कितना, यहाँ पे फ्लक्स कितना क्रिएट होगा, अब वो देखेंगे। नाउ या हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मैं डायरेक्ट लगा देता हूँ। देखिए, जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा क्लोज सरफेस का, वो होगा जी eds, ठीक है। किसके इक्वल आएगा, ई का वैल्यू क्या होता है, क्यू अपान आर स्केयर। ई के ऊपर मैंने वेक्टर रखा है, तो ये भी तो वेक्टर बनाओ फिर इसको, अभी तो ये स्केलर दिख रहा है, मैं भी ई का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया यहाँ पे। तो ई को वेक्टर बनाने के लिए क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई, साथ में आ गया ds, तो ds को मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर। तो ds का जो यूनिट वेक्टर होगा वो होगा आउटवर्ड, और जो r का यूनिट वेक्टर होगा वो भी होगा उसी डायरेक्शन में, ठीक है जी। ये मेरे पास आ गया अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। k कांस्टेंट है, बाहर लिख देंगे, ये भी यूनिट वेक्टर, ये भी यूनिट वेक्टर, r यूनिट वेक्टर, n यूनिट वेक्टर दोनों मिलके हो जाएंगे 1। k आ गया इंटीग्रेशन से बाहर, मेरे पास बचा q बाय आर स्केयर, ये तो हो गया 1, साथ में बचा ds। अब मुझे इंटीग्रेशन करना है सरफेस का, ये दोनों भी कांस्टेंट हैं, तो ये आ जाएंगे बाहर, क्या आ जाएगा, k q बाय आर स्केयर, इंटीग्रेशन होगा यहाँ पे सिर्फ ds का। तो नेक्स्ट स्टेप में चलेंगे, चलो यही करते हैं कोशिश। तो k किसके इक्वल होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k, साथ में क्या है, q बाय आर स्केयर। ds क्या हुआ, स्मॉल सरफेस का इंटीग्रेशन होता है टोटल सरफेस, तो यहाँ टोटल सरफेस कौन सा, ये रेड वाला स्फेरिकल, तो सफेयर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्केयर, 4 पाई आर स्केयर। अब यहाँ देखिए 4 पाई कैंसिल आउट, आर स्केयर कैंसिल आउट, तो हमारे पास क्या क्वांटिटी बची, यही जो eds है, जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है थ्रू क्लोज सरफेस, वो किसके इक्वल आ गया, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, विच इज गाउस थ्योरम प्रूव्ड। ठीक है जी। अब चलेंगे नेक्स्ट इसकी एप्लीकेशन की तरफ। अब चलते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशंस ऑफ गाउस थ्योरम की तरफ। देखो एप्लीकेशन गाउस थ्योरम की क्या है, हम गाउस थ्योरम का यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैसे की जाएगी, पहली एप्लीकेशन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ लाइन चार्ज। तो ये मैंने स्ट्रेट लाइन में चार्ज ले लिया, ठीक है, उसके अराउंड ये मैंने जो रेड कलर में सिलेंडर बनाया, ये आगे गाउसियन सरफेस, ठीक है। तो अब ये जो चार्ज है इस सिलेंडर के अंदर इनक्लोज हो चुका है। अगर चार्ज अंदर इनक्लोज हो चुका है तो मैं टोटल फ्लक्स निकाल सकता हूँ, तो टोटल फ्लक्स में से ही मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर सकता हूँ। तो ले लो, मेरे पास कंसीडर अ स्ट्रेट लाइन चार्ज हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी
लैम्डा। तो मेरे पास लाइन चार्ज है, पर यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है उसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो कंटिन्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हमने लीनियर चार्ज डेंसिटी पढ़ी हुई है, तो उसी डेफिनेशन का यहाँ यूज होगा। तो लैम्डा किसके इक्वल हो जाएगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ। और मैं यहाँ से टोटल चार्ज अगर देखूँ इस पूरी लाइन में टोटल चार्ज कितना, तो मैं कैसे फाइंड कर सकता हूँ, यहाँ से Q का वैल्यू निकाल लो, Q इज इक्वल टू ये L इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा लैम्डा L। ये आ गई मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन, इसका यूज अभी आगे हम नेक्स्ट करेंगे। ठीक है जी। अब ये जो मैंने सिलेंडर बनाया इसका कुछ रेडियस होगा R और इसकी कुछ लेंथ होगी या हाइट होगी, वो मैंने लिख ली इसकी L। अब देखिए, अब ये जो मेरी गाजियन सरफेस है ये 3 सरफेसेस में डिवाइड हो गई। फर्स्ट सरफेस ऐसे समझना, ये सिलेंडर बनाया मैंने, फर्स्ट सरफेस आ गई टॉप वाली, दूसरी सरफेस बॉटम, थर्ड सरफेस इसकी साइड वाली जिसको कर्व्ड बोलते हैं। तो यहाँ पे जो गाजियन सरफेस है वो 3 हिस्सों में डिवाइड हो गई। ये आ गई फर्स्ट सरफेस, ये आ गई सेकंड सरफेस और ये आ गई थर्ड सरफेस। अब इन तीनों का फ्लक्स सेपरेटली हम देखेंगे कितना है, फिर सबको ऐड करेंगे, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम निकाल सकते हैं। तो उसी इलेक्ट्रिक फ्लक्स में से मैं E का वैल्यू फाइंड आउट कर लूंगा। देखिए सबसे पहले टॉप पे यहाँ पे मैं ले लेता हूँ ds। तो ये ds है, तो इस टॉप वाले का डायरेक्शन कहाँ होगा, अगर मैं टॉप पे कोई जगह लेता हूँ तो स्मॉल एरिया लेता हूँ तो उस एरिया का डायरेक्शन अपवर्ड होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो टॉप वाली सरफेस का डायरेक्शन हमेशा क्या होता है, अपवर्ड डायरेक्शन में, तो ds का डायरेक्शन इस तरफ आएगा। अब चार्ज तो यहाँ है, चार्ज के अराउंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा बॉटल ब्रश की तरह, तो इसकी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इस तरफ या तो उस तरफ होंगी। तो इस एरिया से जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जा रही हैं वो है इस तरफ। ठीक है, सेकंड ले लेते हैं, सेकंड सरफेस में यहाँ कंसीडर कर लेता हूँ, इसको मैंने बोला ds। तो इस ds का डायरेक्शन कहाँ होगा, डाउन साइड में, तो यहाँ आ गया मेरे पास ds वेक्टर। अब E का डायरेक्शन तो सेम इसी तरफ होगा, E का डायरेक्शन इसी तरफ होना है। थर्ड सरफेस में ले लेता हूँ यहाँ पर, थर्ड सरफेस का भी फ्लक्स यहाँ कैलकुलेट करेंगे, तो ये आ गया ds। तो ds का डायरेक्शन होगा सामने की तरफ। ठीक है जी। तो E का डायरेक्शन तो ऑलरेडी इधर है, तो E का भी डायरेक्शन इसी तरफ। यहाँ पे E और ds में एंगल बन रहा है 0 डिग्री, यहाँ पे E और ds का एंगल आ गया 90 डिग्री, यहाँ पे E और ds का एंगल आ गया 90 डिग्री। तीनों फ्लक्स हम ऐड करेंगे, इंटीग्रेट करके रिजल्ट निकालेंगे। ठीक है, अब ये चीज़ यहाँ लिखेंगे। देखिए नाउ cylindrical Gaussian surface, ये GS means Gaussian surface, is divided into 3 parts। कितने पार्ट्स में डिवाइड होगी, 3 पार्ट्स में, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो फिर जो टोटल फ्लक्स होगा इस क्लोज सिलेंडर में वो कितना होगा, अब वो फाइंड आउट करेंगे। देयरफॉर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज्ड सिलेंडर इज, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स सिलेंडर से कितना होगा, लगाएं डेफिनेशन, क्लोज सरफेस है तो क्लोज सरफेस लेंगे, ई ds किसके इक्वल होगा, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यों लिखा मैंने, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम ने ये तो बोला ना, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके इक्वल होता है, 1/ε टाइम्स द चार्ज इनक्लोज्ड बाय इट। तो चार्ज होगा Q, 1/ε से मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल फ्लक्स निकल जाता है। लेकिन ये जो सरफेस है, टोटल फ्लक्स जिस सरफेस से आप कैलकुलेट करें वो सरफेस 3 हिस्सों में डिवाइड हो गई। इसको अब मैं तोड़ कर लिख सकता हूं, फर्स्ट सरफेस का फ्लक्स EDS प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड सरफेस EDS प्लस इंटीग्रेशन ऑफ थर्ड सरफेस EDS इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। सिंपल, नो रॉकेट साइंस।
अब वेक्टर्स हैं तो वेक्टर को हटाकर मैं कॉस कंपोनेंट लिख सकता हूं, क्योंकि फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो स्केलर के लिए कोसाइन यूज होता है, कोसाइन कंपोनेंट। तो फर्स्ट ई डी एस लगाऊंगा मैं यहाँ पे कॉस, साथ में लिखना है मुझे थीटा, एंगल ई और डी एस का एंगल फर्स्ट सरफेस में, ये फर्स्ट सरफेस है टॉप वाली, ई और डी एस का एंगल यहाँ पे कितना बन रहा है, दोनों में 90 डिग्री का, यहाँ आ जाएगा कॉस 90 डिग्री, प्लस सेकेंड सरफेस का भी इंटीग्रल करना है, ई डी एस कॉस, सेकेंड सरफेस में भी ई और डी एस का एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री का, तो यहाँ आ जाएगा कॉस 90 डिग्री, प्लस इंटीग्रेशन करेंगे अब हम थर्ड सरफेस का ई डी एस, और थर्ड सरफेस में ये रहा डी एस, ई और डी एस का डायरेक्शन सेम है, तो एंगल आ जाएगा 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, सेम इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट सेम। कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है, सब्स्टिट्यूट करो, कॉस 90 कितना होता है, सब्स्टिट्यूट करो, कॉस 0 कितना होता है, सारा सब्स्टिट्यूट कर दो। देखो कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है हमारे पास, देखिए कॉस 0 1, कॉस 90 0, तो ये हो गया मेरे पास 0, तो ये पूरी क्वांटिटी 0 हो जाएगी, ये भी पूरी क्वांटिटी 0 हो जाएगी, सिर्फ बचेगी ये वाली, ये क्वांटिटी 1 हो जाएगी, ठीक है। कॉस 90 होता है 0, तो ये 0 से पूरी को मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन करोगे तो ये 0 ही आएगा, डायरेक्टली लिख सकते हो, प्लस यहाँ पे भी कॉस 90 है, इसका वैल्यू आएगा 0, प्लस कॉस 0 होता है 1, यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा थर्ड सरफेस का ई डी एस सिर्फ, तो कॉस 0 हो गया 1 इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, वेरी सिंपल। देखिए नेक्स्ट, अब मेरे पास क्या बचा, नेक्स्ट देखिए, ये तो 0 हो गए, ई डी एस, ई कॉन्स्टेंट है, बाहर ले लो, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मुझे कैलकुलेट करनी है, ई आ गया कांस्टेंट, तो इंटीग्रेशन होगा थर्ड सरफेस का इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ds। अब यहां जो थर्ड सरफेस बची वो बची सिर्फ ये वाली कर्व्ड वाली, तो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एल, क्योंकि h होता है ना, h की जगह l है तो मैं l बोल रहा हूं, h की जगह 2 पाई आर h होता है, h की जगह l, तो यहां पे ds का इंटीग्रल आ जाएगा 2 पाई आर एल इक्वल टू q, तो q की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, लीनियर चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाई लेंथ, तो इस q की जगह मैंने लिख दिया लैम्डा l डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। देखो अब इस यहाँ पे l और l कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, 2 पाई आर को पार शिफ्ट कर देंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मुझे मिल गई लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई। तो इसका मतलब यहाँ से देखो लैम्डा तो कांस्टेंट हो गया, 2 नंबर है कांस्टेंट हो गया, पाई भी एक नंबर है कांस्टेंट हो गया, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी है ये भी कांस्टेंट हो गया, बचा सिर्फ रेडियस, तो रेडियस कम ज़्यादा हो सकता है, सिलेंडर कम भी हो सकता है, इतना भी थिन भी हो सकता है, विड्थ में ब्रॉड भी ज़्यादा भी हो सकता है, तो इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस के, जितना आर ज़्यादा होगा वहाँ पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कम होगी, जितनी आर कम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का उस जगह पे स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। तो विच इम्प्लाइज मैं लिख सकता हूँ E is inversely proportional to 1 upon R, which is your first application of Gauss's theorem. Now, second application of Gauss's theorem. Electric field intensity due to a non-conducting plane sheet of charge. मान लो मेरे पास एक प्लेन शीट है चार्ज की, ये ले लेता हूँ मैं प्लेन शीट चार्ज की, ठीक है, इसमें है पॉजिटिव चार्ज प्लेस किया मैंने, पूरी शीट ये चार्ज्ड है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, ठीक है जी, ये शीट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, ठीक है। अब इस शीट की हेल्प से इस शीट का टोटल फ्लक्स मुझे बताना है कितना है, फिर जब फ्लक्स कैलकुलेट करूंगा वहां से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर लूंगा। तो अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है इस नॉन कंडक्टिंग चार्ज्ड प्लेन शीट की। इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक पिल बॉक्स ड्रॉ करूंगा, ये सिलेंड्रिकल यहाँ पे मैं पिल बॉक्स ले रहा हूँ एक,
ये आ गया मेरे पास एक सिलेंड्रिकल पिल बॉक्स। अब ये चीज़ क्या बनाई मैंने, इसकी ज़रूरत क्या पड़ी? देखिए, ये सिलेंडर ड्रा कर दिया मैंने, पिल बॉक्स जिसको बोलेंगे। अब इसका मतलब क्या है, ऐसे जानना, समझना। मान लो ये मेरे पास पूरी एक शीट है, इसको मैंने पूरा यूनिफॉर्मली चार्ज इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अब मुझे इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो मैं क्या करूँगा, इसके अंदर एक छोटा सा पिल बॉक्स ड्रा करूँगा सिलेंड्रिकल। ठीक है, ये पिल बॉक्स आ गया मेरे पास सिलेंड्रिकल। अब ये है सिलेंड्रिकल, ना कि सर्कल, ये याद रखना, ये सर्कल नहीं है, ये है सिलेंडर। अब ये जो मेरे पास सिलेंडर बना, अब इसकी अगर हम यहाँ सामने से विड्थ देखें तो कुछ ना कुछ विड्थ तो है ना, 0.02 mm ही होगा, लेकिन इसकी कुछ ना कुछ विड्थ होगी। मान लो इस विड्थ को मैं जूम करके देखता हूँ, जूम करके इसकी जो विड्थ होगी उसकी शेप मैं इस तरीके से देख रहा हूँ मार्कर की फॉर्म में। ये सिलेंडर है, ये इसकी विड्थ है इतनी। मान लो इसी पेपर की जो विड्थ है मैं उसको इस नज़रिए से देख रहा हूँ। ये इमेजिनेशन, मतलब इसको सोचना है। और यही है मेरा पिल बॉक्स, इसी को मैंने बोला है पिल बॉक्स, क्योंकि मैंने ये जो सिलेंड्रिकल सरफेस डिसाइड की, प्लेन शीट की, उसकी जो विड्थ है वो देखने में बिल्कुल निग्लेजिबल लगेगी, आपको बिल्कुल कम लगेगी। इसको जूम करके मैं थोड़ा ब्रॉड करके यहाँ बना रहा हूँ ये पिल बॉक्स। ये जो रेड कलर का पिल बॉक्स है ना सिलेंडर बनाया, इसकी एक्चुअल विड्थ इतनी ही है जितनी इस पेपर की है, बस, जो इसकी हाइट कहलाती है, जो इसकी यहाँ पे लेंथ मानी जाएगी। ठीक है जी, देखिए सेम फंडा यहाँ पे भी अप्लाई होगा। देखिए यहाँ पे भी मेरे पास 3 सरफेसिस आ गई। फर्स्ट सरफेस आ गई ये वाली, सेकंड सरफेस आ गई यहाँ पे, जैसे ये सिलेंडर है ना, एक सरफेस ये आ गई, दूसरी सरफेस ये आ गई, थर्ड सरफेस ये वाली आ गई। तो ये वाली इसकी आ गई थर्ड सरफेस, कर्व्ड वाली। अब हम यहाँ इस सरफेस का और कर्व्ड वाला का सारा फ्लक्स ऐड करेंगे, उस फ्लक्स में से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर लेंगे, सिंपल। अब हमने क्या किया, गॉसियन सरफेस ड्रा किया। नाउ ड्रा अ पिल बॉक्स। पिल बॉक्स मेरा क्या है यहाँ पे, गॉसियन सरफेस। ठीक है, यहाँ पे पिल बॉक्स आ गया। ठीक है, नाउ देयरफॉर पिल बॉक्स, या फिर इसको गॉसियन सरफेस भी कहते हैं, इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। वापस ये भी 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया भाई। कौन कौन से पार्ट हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, एज शोन इन फिगर में मेंशन है भाई। ठीक है, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा इस पूरे पिल बॉक्स का, EDS, क्लोज सरफेस है, तो टोटल फ्लक्स इसका होगा Q/ε0। अब ये जो सरफेस है क्लोज सरफेस, ये तो 3 हिस्सों में डिवाइड हो गई, तो तीनों का फ्लक्स अलग अलग कैलकुलेट करेंगे, सेम पहले क्वेश्चन की तरह। फ्लक्स थ्रू फर्स्ट सरफेस EDS, सॉरी क्लोज नहीं है ये, प्लस फ्लक्स थ्रू सेकंड सरफेस EDS, प्लस फ्लक्स थ्रू थर्ड सरफेस EDS, इक्वल टू Q/ε0। सिंपल। अब E और DS का EDS सबके एंगल लिख दो ना यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और उसके जो सरफेस एरियाज हैं उनका डायरेक्शन देखो। अब वही चीज़ लेंगे, देखो ये जो इस साइड सरफेस है यहाँ का ले लो सरफेस, ये DS, तो इस DS का डायरेक्शन होगा इस तरफ DS, तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी तो इसी तरफ है, यहाँ पे E का डायरेक्शन भी इसी तरफ आएगा। अब जाएंगे सेकंड सरफेस में, सेकंड सरफेस का मैं ये सरफेस ले लेता हूँ DS, तो DS का नेचुरली डायरेक्शन इस तरफ होगा। ठीक है, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, स्मॉल एरिया है तो इसका डायरेक्शन इधर होगा। अगर E का डायरेक्शन इधर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का भी डायरेक्शन इसी तरफ होगा, क्योंकि चार्ज का डायरेक्शन इधर है और उधर है। जैसे मैंने ये शीट कंसीडर की थी, ऐसे अगर मैं शीट को पकड़ता हूँ तो शीट का या तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उधर सामने होगा
परपेंडिकुलर टू सरफेस या तो इस तरफ होगा, अपवर्ड ये नहीं होता, ठीक है। और ये जो थर्ड सरफेस आ गई मेरे पास ये वाली, ये ले लेते हैं हम थर्ड सरफेस। सरफेस का डायरेक्शन तो अपवर्ड है ds, लेकिन E का डायरेक्शन कहाँ है, इस तरफ। E का डायरेक्शन कहाँ है, सामने वाली तरफ। अब इस वाली सरफेस में, थर्ड सरफेस में E और ds का एंगल कितना होगा, 90। बाकी इधर EDS का एंगल और इस वाली सरफेस में E और ds का एंगल, फर्स्ट वाली सरफेस में E और ds का एंगल कितना आएगा, 0 डिग्री। बस लिख दो यहाँ पे वैल्यूज। फर्स्ट सेकंड सरफेस में एंगल 0 आ रहा है, थर्ड सरफेस में एंगल 90 आ रहा है। लिख देंगे इसी चीज को यहाँ, फर्स्ट सरफेस EDS cos 0 डिग्री प्लस EDS थ्रू सेकंड सरफेस cos 0 डिग्री प्लस थर्ड सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ EDS cos 90 डिग्री इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इनका, क्या वैल्यू आएगा, cos 0 है, ठीक है, cos 0 इज मैक्सिमम 1 होता है। ये बचेगा मेरे पास EDS इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट सरफेस प्लस ये भी आएगा EDS सेकंड सरफेस, क्योंकि cos 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा, प्लस ये 90 0 होगा तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा, प्लस 0 इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। अब नेक्स्ट देखेंगे, देखिए EDS कितने हो गए, 2 EDS। ये सरफेस फर्स्ट और सेकंड दोनों का जो शक्ल है, जो दोनों का जो बनावट है वो बिल्कुल सेम है, दोनों सर्कुलर है, ठीक है। EDS कितने हो गए, 2 EDS। नहीं तो अलग अलग भी कैलकुलेट कर सकते हैं, तो कर ही देते हैं। लो E यहाँ से बाहर, DS फर्स्ट का इंटीग्रल होगा प्लस EDS तो सेकंड का इंटीग्रल होगा, टोटल आएगा Q बाय एप्सिलॉन नॉट। DS डेरिवेटिव इंटीग्रल कैंसिल, बचा E इंटू S प्लस E इंटू ds और डेरिवेटिव इंटीग्रल कैंसिल, बचा s इक्वल टू Q। तो Q का वैल्यू ऊपर निकाला मैंने, सरफेस चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाई सरफेस, सरफेस चार्ज डेंसिटी को सरफेस से मल्टीप्लाई करो, वो हो गया Q डिनोमिनेटर में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है जी। और ES कितने हो गए, 2 टाइम्स ES इक्वल टू सिग्मा s अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ देखो ये सरफेस और सरफेस कैंसिल आउट हो जाएगी, यहाँ से E का वैल्यू जो मुझे कैलकुलेट करना था इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट विच इज अवर रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ प्लेन शीट। अब देखो नोट यहाँ पे मैं एक करूंगा, यहाँ पे नोट करने वाली एक बात है, समझिएगा। अगर मेरे पास ये प्लेन शीट 2 सरफेसेस होती ऐसे, ये हो गया सिंगल शीट जैसे ग्लास स्लैब होती है, अगर मेरे पास सरफेस ऐसी आ गई तो इसकी तो 2 सरफेसेस आ गई, एक तो चार्ज आ गया इस वाली साइड में, एक चार्ज आ गया दूसरी वाली तरफ भी चार्ज होगा, मतलब कहीं ना कहीं मुझे 2 सरफेसेस दिख रही हैं। 2 सरफेसेस का मतलब 2 प्लेन शीट्स दिख रही हैं, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, इसी का डबल। इफ there are 2 surfaces, 2 plane surfaces, मतलब लाइक आप एग्जांपल ले सकते हो, लाइक ग्लास स्लैब, जैसे ग्लास स्लैब हो गया तो ग्लास स्लैब का डायरेक्शन ले सकते हो आप। तो उस टाइम जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट तो हो गया सिंगल शीट का, डबल शीट होगी तो 2 से मल्टीप्लाई, 2 and 2 कैंसल आउट, E का वैल्यू आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये लीजिए, ये थी हमारी सेकंड एप्लीकेशन गाउसेस थ्योरम की। नाउ नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ गाउसेस थ्योरम, लास्ट एप्लीकेशन, एप्लीकेशन नंबर 3, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज होलो स्फेरिकल शेल। अब हम क्या करेंगे, एक स्फेरिकल शेल लेंगे, उस स्फेरिकल शेल की हेल्प से उस शेल की सरफेस पे, उस शेल के आउटसाइड और उस शेल के इनसाइड हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे और बाय यूजिंग गाउसेस थ्योरम। तो पहला आ गया एट अ पॉइंट आउटसाइड शेल। अब मेरे पास एक स्फेरिकल शेल है, लेट अस सपोज
ये मेरे पास स्फेरिकल शेल आ गया, ये आ गया स्फेरिकल शेल। इस शेल का रेडियस हो गया r, ठीक है जी। इसके ऊपर मैंने यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ये आ गया यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मैंने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, गाउसियन थ्योरम, गाउसियन सरफेस ड्रा करूँगा इसके अराउंड। मान लो ये आगे मेरी गाउसियन सरफेस, ये, और इसका रेडियस है यहाँ से यहाँ तक r। तो इस गाउसियन सरफेस पर मतलब मैं कहाँ पे पॉइंट ले रहा हूँ, आउटसाइड शेल। तो आउटसाइड शेल का मैंने ये पॉइंट डिसाइड किया भाई पी ए, तो मैं इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैलकुलेट करूँगा। तो यहाँ पे मुझे स्मॉल एरिया लेना पड़ेगा, वो आएगा ds, तो ds का डायरेक्शन होगा आउटवर्ड, तो साथ में आएगा e, तो e का डायरेक्शन भी कहाँ होगा, आउटवर्ड। साथ में इसकी सरफेस डेंसिटी कितनी होगी, सिग्मा, क्योंकि सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ना, ये स्फेरिकल सरफेस के ऊपर मैंने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी भी यहाँ पे कहीं कहीं होगी। तो पहले तो मैं इस रेड कलर की जो मैंने गाउसियन सरफेस ड्रा की, मैं यहाँ पे टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करूँगा, फिर वहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू कैलकुलेट करूँगा। तो जो मैंने डायग्राम में किया वो लिख दो। देखो, कंसीडर चार्ज Q is distributed over shell of radius r, शेल का रेडियस कितना आ गया r, हैविंग, छोड़ो इसको, हैविंग चार्ज डेंसिटी वो नेक्स्ट में आएगा क्योंकि हम आउटसाइड कैलकुलेट करें, इंपॉर्टेंट भी नहीं है। नाउ ड्रा Gaussian surface of radius r outside shell। मान लो मैंने ये रेड कलर का गाउसियन सरफेस ड्रा किया जिसका रेडियस कितना है r है और ये शेल से आउटसाइड है। तो अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू गाउसियन थ्योरम, गाउसियन थ्योरम पूरा लिख देता हूँ, चलो। अकॉर्डिंग टू गाउसियन थ्योरम, गाउसियन थ्योरम के अकॉर्डिंग जो फ्लक्स होगा यहाँ पे पूरे गाउसियन सरफेस पे वो कितना होगा, जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो होगा भाई Q बाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल। सिंपल सी बात है। अब यहाँ E का वैल्यू डालो, D का भी डालो, E और DS का एंगल भी सब्स्टिट्यूट करो। E और DS का एंगल, E भी उसी डायरेक्शन में, DS भी उसी डायरेक्शन में, तो कितना एंगल हुआ, 0। तो यहाँ आएगा EDS cos 0 डिग्री इंटीग्रल क्लोज्ड इंटीग्रल Q बाई एप्सिलॉन नॉट। सिंपल, cos 0 इज 1, बचा मेरे पास EDS, तो E को मैं बाहर लिख सकता हूँ, कांस्टेंट है। DS का इंटीग्रल होगा यहाँ, cos 0 इज 1 इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे जो सरफेस है वो है मेरी ये वाली सरफेस, इस सरफेस को लेना है। तो ये स्फेरिकल सरफेस अभी, तो स्फेरिकल सरफेस है, अगर ये स्फेरिकल सरफेस है तो ds का जो इंटीग्रल होगा वो होगा सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर इज 4 पाई r स्क्वायर। तो ds का इंटीग्रल कितना होगा यहाँ पे, e इंटू 4 पाई r स्क्वायर। r मैंने कौन सा लेना है, ये नहीं लेना है, r लेना आउटवर्ड, क्योंकि इस स्फेयर पे मैं ड्रा कर रहा हूँ, इस स्फेयर पे कैलकुलेशन हो रहा है, तो रेडियस भी इसी स्फेयर का लेना है, 4 पाई r स्क्वायर इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से 4 पाई r स्क्वायर को इस साइड शिफ्ट कर देंगे, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी आउटसाइड स्फेरिकल शेल वो कितनी हो गई, 1/4 पाई r स्क्वायर Q बाई एप्सिलॉन नॉट, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ये था मेरा फर्स्ट केस। अब चलते हैं सेकंड केस की तरफ। ये फर्स्ट केस हो गया। अब जब सेकंड केस लूंगा तो मुझे गाउसियन सरफेस आउटसाइड नहीं ड्रा करना, अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करूंगा ऑन द सरफेस ऑफ शेल। केस सेकंड, केस सेकंड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन सरफेस ऑफ शेल। तो शेल की सरफेस पे कैलकुलेशन करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू गाउसियन थ्योरम
अकॉर्डिंग टू गाउस थ्योरम, देखिए ये मेरे पास स्फेरिकल सरफेस है, शेल है, ये आ गया शेल, इसकी सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब सरफेस पे ही मुझे कैलकुलेशन करना है, तो जब सरफेस पे कैलकुलेशन होगा तो मुझे सरफेस तक का रेडियस चाहिए। सेकंड, मुझे यहाँ पे स्मॉल सरफेस भी चाहिए, तो उसका डायरेक्शन होगा ds का आउटवर्ड, तो E का डायरेक्शन भी कहाँ होगा, आउटवर्ड। फिर से E और ds का एंगल 0 डिग्री कंसिडर किया जाएगा। अकॉर्डिंग टू गाउस थ्योरम, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा टोटल क्लोज सरफेस का, वो होगा कितना, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। E और ds का एंगल कितना आ गया जी, 0 डिग्री, तो cos 0 लेंगे, Q बाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल cos 0 इज 1, E कांस्टेंट हो गया, E ds ये आ गया मेरे पास इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ds हो गया सरफेस का पूरा इंटीग्रल करना है तो सरफेस एरिया ही आएगा, तो है तो स्फेरिकल शेल है, तो स्फेयर का सरफेस एरिया कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रल आ जाएगा 4 पाई, इस बार आर आएगा कैपिटल, क्योंकि मुझे अब यहाँ से यहाँ का रेडियस चाहिए, यहाँ से यहाँ तक का रेडियस चाहिए। 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू। अब एक चीज़ और, क्यू आ गया, क्यू सरफेस पे चार्ज है, तो सरफेस पे जो चार्ज है तो उसकी कुछ ना कुछ डेंसिटी भी होगी, कितना सरफेस है कितनी डेंसिटी है, तो टोटल चार्ज जो है ये यहाँ पे सरफेस पे होगा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की जो हमारे पास डेंसिटी होगी मल्टीप्लाइड बाय टोटल सरफेस, सिग्मा एस आ जाएगा। ठीक है जी, डिनोमिनेटर में एप्सिलॉन नॉट, बिकॉज अकॉर्डिंग टू कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्यू होता है सिग्मा एस के इक्वल। ठीक है, ये 4 पाई आर स्क्वायर पार जाके डिवाइड हो जाएगा, ई हो जाएगा मेरे पास सिग्मा, यहाँ पे एस सरफेस एरिया आ गया वापस, सरफेस इसका भी कितना है 4 पाई आर स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में ये 4 पाई आर स्क्वायर जाके डिवाइड होगा। देखिए मैंने क्या किया, इस 4 पाई आर स्क्वायर को इक्वल टू के पार भेजा, ये जो एस है इस एस की जगह मैंने ये वैल्यू डाला है 4 पाई आर स्क्वायर, ये भी तो सरफेस एरिया ही है ना, ये भी सरफेस एरिया, ये भी सरफेस एरिया, कट भी जाते हैं वैसे, हम नेक्स्ट स्टेप में कट कर लेते हैं। 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, तो ये 4 पाई आर स्क्वायर कैंसल आउट, मेरे पास जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई ऑन द सरफेस ऑफ स्फेरिकल शेल। अब थर्ड एप्लीकेशन है इसकी, थर्ड इज केस, थर्ड लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड शेल, इनसाइड शेल। ठीक है, अब मान लो ये मेरे पास स्फेरिकल शेल है, ठीक है, ये इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया मैंने यूनिफॉर्मली, सेम केस है सब में, इसका रेडियस है आर, सेम जैसे यहाँ बनाया। अब मैंने पॉइंट लिया इनसाइड शेल यहाँ पे, तो मुझे यहाँ से लेकर यहाँ पे गाउस थ्योरम, गाउसियन सरफेस ड्रा होगी ब्लू कलर वाली, ये वाली। अब इसका मुझे फ्लक्स कैलकुलेट करना है, तो भाई चार्ज के अंदर तो फ्लक्स होता ही नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है पॉजिटिव चार्ज हमेशा आउटवर्ड होती हैं, तो अंदर तो चार्ज पार्टिकल होगा ही नहीं, तो फ्लक्स अंदर की तरफ होगा ही नहीं। अगर फ्लक्स अंदर की तरफ नहीं होगा तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, 0। ठीक है, तो अब इसको कैसे करेंगे, देखिए ये जो मैंने गाउसियन सरफेस ड्रा की, ये वाली ब्लू कलर वाली, इसको मैं गाउसियन सरफेस बोल रहा हूँ। देखो एज गाउसियन सरफेस, गाउसियन सरफेस हम तब ड्रा करते हैं जब अंदर चार्ज हो, तो ये जो सर्कल मैंने बनाया ब्लू कलर, इसके अंदर तो चार्ज ही नहीं है, चार्ज तो सारा आउटसाइड है, तो चार्ज इनक्लोज होना चाहिए, तो इस गाउसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं है, एज गाउसियन सरफेस इनक्लोज्ड नो चार्ज। अगर कोई चार्ज ही नहीं है तो फिर थ्योरम कैसे अप्लाई होगा, नहीं हो सकता। देयरफॉर जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा EDS
वो कितना होगा 0। यहाँ से अगर आप E का वैल्यू निकाल भी लेते हैं तो वो कितना होगा 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, विच इम्प्लाइज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड स्फेरिकल शेल इज 0। तो ये 3 केसेस आ गए हमारे पास हॉलो स्फेरिकल शेल के। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में।